सो बच्चों चलिए कुछ और भी क्वेश्चंस को किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 लिया जाए। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक बना लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जी क्या है। सेम उसी प्रोसीजर से बनाएंगे। कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है, कोई भी चीज़ को बस याद करके फॉर्मूला नहीं लगाना है। प्रोसीजर वही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, साथ में कुछ शॉर्टकट तरीके से लिखते जाएंगे, एनालिसिस करते जाएंगे। फिगर बना हुआ तो उसी में कुछ बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमें पहले से क्लैरिटी मिल जाए, है ना। जो भी अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 7 में करते आए हैं वैसा ही पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे लास्ट तक। अब देखना सारे क्वेश्चंस वैसे ही बनेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. On the side AD produced of a parallelogram ABCD। तो पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये बनाया पैरेललोग्राम, ऐसे 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 ऐसे। अब इसका नाम लिख दिया जाए A B C D। और जनरली जो नाम लिखते हैं ना बच्चों, वो सीक्वेंस में लिखते हैं किसी एक ऑर्डर में। जैसे अगर मैंने ए बी सी डी, देखो एक साइक्लिक ऑर्डर है। साइक्लिक मतलब मैंने क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे 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 उसके घड़ी के कांटे चलते हैं, ऐसे फिर 12 पे पहुंच जाता है। तो अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसी एबीसीडी को मैं ऐसे भी लिख सकता था, कोई गलती नहीं होता। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं ए बी सी डी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेम जो भी क्वेश्चन बता रहा है उसके हिसाब से मैं बनाऊंगा, सेम वैसा ही आंसर आएगा। लेकिन हाँ, कभी ऐसा हो कि मैं ऐसा लिख दूं ए बी, फिर यहाँ पे सी लिख दूं, यहाँ पे डी लिख दूं, हो सकता है कि किसी ना किसी प्रॉब्लम में मेरे साथ प्रॉब्लम आई मीन कुछ कंफ्यूजन हो जाए प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। क्योंकि जिसने भी क्वेश्चन बनाया होगा वो कुछ ए बी सी डी ऐसा साइक्लिक ऑर्डर में सोच करके क्वेश्चन बनाया होगा। लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया ए बी सी डी, कहीं पे आगे पीछे लिख दिया, तो हो सकता है किसी किसी प्रॉब्लम में कोई कंफ्यूजन हो जाए। इसलिए हमेशा जो सही तरीका है लिखने का, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, ट्रायंगल भी आप बना रहे हैं तो ए एक साइक्लिक ऑर्डर में, बी सी, इसमें तो साइक्लिक ऑर्डर सेम ही होगा, या तो आप ऐसे लिख दो ए बी सी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रायंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन मान लो यही क्वाड्रिलेटरल होता, तो क्वाड्रिलेटरल में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ए बी आप सी यहाँ नहीं लिख सकते, आपको एक साइक्लिक ऑर्डर में लिखना चाहिए। तो आप लिखोगे सी और यहाँ पे डी, ठीक है जी। तो अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। E is a point, E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD। तो बोल रहा है कि साइड AD को आप प्रोड्यूस करो आगे की तरफ। ओके, देखो AD प्रोड्यूस्ड, AD को आगे की तरफ प्रोड्यूस करो। जब तुम आगे की तरफ प्रोड्यूस करोगे तो E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD। E कोई पॉइंट है जो कि AD के साइड पे है, तो पहले इसको प्रोड्यूस कर देते हैं आगे की तरफ। इसको लिया, इस साइड को यूं ऐसे आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया, और इसमें कहीं पे पॉइंट E है इसी AD प्रोड्यूस्ड के ऊपर, ठीक है। प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD। BE देखते हैं कहाँ है, B से लेके E तक। ओके, तो बना लेते हैं, B से E तक बनाते हैं एक फिगर। B से वही बात हो गई ना, सीधा नहीं बनता कभी। ये लो, फिर भी अप्रोक्सीमेटली। सो दिस पॉइंट, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जो कि सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है बीई। बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, एफ भी बता दिया इसने,
तो मैं यहाँ पे इसको एफ भी लिख दूंगा। अब क्या क्वेश्चन है, शो दैट ट्रायंगल ए बी ई, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ओके, तो एक जगह लिख लिया जाए कि मुझे क्या शो करना है। मुझे शो करना है कि ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। तो अब देख लेते हैं एक बार। अब मैं बार बार उसको अलग अलग कलर से ड्रॉ नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं चाह रहा हूं कि आप लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस करो, ठीक है। तो अपने ध्यान में देखो जरा, कहाँ पे है ए बी ई, ए बी ई, ओके, एंड सी एफ बी कहाँ है, सी एफ बी। तो अभी के लिए इतना कर सकते हो कि अलग अलग कलर से नहीं ड्रॉ करेंगे, बट ऐसा अभी के लिए आप ऐसे ट्राई करो। पहले से बना लें, ए बी ई, जैसा बना हुआ है वैसा हमने बना दिया, ए बी ई। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ये छोटा वाला, सी एफ बी। तो सी एफ बी भी बना लेते हैं अलग से, ऐसे था, ऐसे है और ऐसे है। इसका नाम है सी एफ बी। हमें बोला जा रहा है कि आप इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दो। डन, ओके। अगर मुझे इनको सिमिलर प्रूफ करना है तो दिमाग लगाओ, सोचो। पहली बात तो कि ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना, तो हम एक मार्किंग कर दें, ये पैरेलल और ये वाला लाइन पैरेलल कर सकते हैं ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो और क्या दिमाग लगा सकते हैं, पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, तो जी मैंने ए बी पैरेलल टू सी डी कर दिया। और भी लिख लेते हैं, पैरेललोग्राम में ए डी और बी सी ये भी तो पैरेलल होता है, तो मैंने इसको भी पैरेलल बना दिया। ये लो, दो लाइन खींच दिया और यहाँ पे ऐसे दो लाइन खींच देंगे तो पता चलेगा कि जी बी सी और ए डी ये दोनों पैरेलल हैं। तो क्या किया जाए, कैसे दिमाग लगाएं, तो एक तो कि सोचने का तरीका ये था कि इस ट्रायंगल में ए बी ई में देखो डी एफ एक पैरेलल दिया हुआ है बी ए बी के। कुछ दिमाग लग रहा है, बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम से क्या मिलेगा मुझे, ई डी डिवाइडेड बाई डी ए इज इक्वल टू ई एफ डिवाइडेड बाई एफ बी। तो ये मैंने दिमाग लगाया, ये आप भी लगा सकते हो, बट इससे कुछ फायदा नहीं मिल पाएगा बच्चों आगे, क्योंकि मुझे क्या है, प्रूफ क्या करना है, ए बी ई, ये बड़ा वाला ए बी ई इज सिमिलर टू एफ सी बी या सी एफ बी, यही बोल रहा है ना। अब अगर मैंने ऐसे कर भी दिया कि ई डी डिवाइडेड बाई डी ए इज इक्वल टू ई एफ डिवाइड बाई एफ बी, तो इससे क्या फायदा हो रहा है, मैं ऐसे कोई सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के नजदीक तो मैं जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रायंगल छोटा वाला है, यहाँ पे साइड अगर इसका लेना है तो ये वाला साइड आना चाहिए, इसका ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड, ऐसे कुछ होना चाहिए था, है ना। तो इस तरीके से मुझे फायदा दिख नहीं रहा, तो मैं फिलहाल के लिए इसको ड्रॉप करता हूँ। लेकिन मैंने ये चीज़ बताया क्यों आपको, मैंने ये बताया कि हाँ, अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हो तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर किसी बच्चे ने ऐसा सोच लिया कि हाँ सर, ये देखो ए बी ई में ये वाला लाइन पैरेलल तो है, डी एफ जो कि एक हम बीपीटी थ्योरम हमने पढ़ा था, कुछ अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही डायरेक्शन सोचा अप्लाई करने के लिए, लेकिन इससे मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे उतना फ़ायदा दिख नहीं रहा। तो मैं किसी भी तरीके से सोचूंगा कि अगर किसी भी तरीके से एंगल, और मेरा हमेशा पहला हमारा जो अटेम्प्ट होगा ना सिमिलैरिटी प्रूफ करने में, हमेशा ये सोचना कि कहीं पे दो एंगल सेम मिल जाए तो सबसे बेहतर है, क्योंकि सबसे आसान तरीका तो यही है कि किसी भी तरीके से कोई एक एंगल बराबर मिल जाए, एक और एंगल बराबर मिल जाए, तो भाई ए क्राइटेरिया मैं प्रूफ कर दूंगा, और सबसे आसान ये है।
तो अगर इस तरीके से काम बन जाता है तो अच्छी बात है ना? तो वो देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो, बी सी एक लाइन है जो कि पैरेलल है ए डी के। तो ए ई के भी पैरेलल हो गया, क्योंकि ए डी का ही एक्सटेंशन ई है ना? तो इस पूरे लाइन के, इस पूरे ग्रीन वाले लाइन के, ये जो ग्रीन वाला लाइन हम बना देते हैं, ये पूरा ग्रीन वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं जी। और इस लाइन को देखो, एक ये लाइन जो है ई से लेके बी तक, ये इन दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल? सोचो, एक ऐसे लाइन बना हुआ है, एक ऐसे लाइन बना हुआ है, एक लाइन यूं ऐसे गया काटता हुआ, तो कौन सा एंगल बराबर होगा? ये एंगल, और ये एंगल बराबर होगा। इसको ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं जी। मुझे इतना पता चल गया, अब इससे फायदा क्या हुआ? देखो, ये वाला एंगल मिल गया मुझे, ये वाला एंगल, द एंगल इज ई बी सी या एफ बी सी, एफ बी सी। दिस इज इक्वल टू ए ई बी, ए ई बी। तो इसको भी मैं ग्रीन से ऐसे बना देता हूँ, ये दोनों बराबर होंगे। जो ग्रीन से मैंने बना दिया, थीटा लिख भी देते हैं, चलो ये लो लिख दिया। तो एक एंगल तो मुझे बराबर मिल गया, दूसरा एंगल भी बराबर मिल जाएगा। देखो, पैरेललोग्राम में हमेशा ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर, ठीक है? तो मैं बोलूंगा कि एंगल डी ए बी, या डी ए बी को ई ए बी, दोनों एक ही चीज है, ई ए बी ये वाला एंगल, एंड एंगल बी सी एफ, बी सी एफ ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर है जी। तो अगर मैं इसको फाई बोलूं तो ये वाला भी फाई है। तो मैं बोलूंगा ये दोनों सिमिलर हैं बाई ए क्राइटेरिया। तुम्हें कैसे याद रहेगा कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं? ये सारी बातें एक तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 10th में हो, कि किसी भी पैरेललोग्राम का हमेशा ऑपोजिट एंगल बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है? अब जैसे देखो, रेक्टेंगल भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है, तो इसका ये 90, तो ये वाला भी 90 होता है, बराबर है। वैसे ही हो सकता है कि पैरेललोग्राम में कोई ऐसा भी हो जाए, ये एंगल 90 से ज़्यादा हो जाए। अगर ये एंगल 90 से ज़्यादा हो गया, तो देखो ये वाला एंगल भी 90 से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये और ये दोनों बराबर होंगे ही होंगे। कैसे? प्रूफ क्या है? तो एक तो हर बार प्रूफ के पीछे नहीं भागना है, पहली बात, क्योंकि ये सारी चीज़ों की प्रूफ आपने बचपन की क्लासेस में पढ़ी होंगी। लेकिन बहुत बार क्या होता है, किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हमेशा ऐसे याद रखना है, जैसे अभी मैं तरीका बताता हूँ। पहली बात, पता होना चाहिए आपको। पहली बात हर बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार आप एग्जाम हॉल में बैठ नहीं जाओगे प्रूफ करने के लिए। पता होना चाहिए कि ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अब यही नहीं, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये भी पता होना चाहिए। जैसे ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा होना चाहिए। ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए। ये होता है पैरेललोग्राम में। लेकिन फिर भी अगर कभी भूल गए, कभी दिमाग से ऐसा निकल गया कि ऐसा होता है या क्या है, तो आप ऐसे हमेशा याद रख सकते हो। देखो, एक पैरेललोग्राम बनाओ, ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया। याद रखने का तरीका ये है कि देखो, ये जैसे ही 90 से बड़ा हुआ, ये जितना ही तुम इसको बड़ा करोगे, ये और ऐसे पैरेलल बना दिया बड़ा, तो आपको ये भी पैरेलल बनाना पड़ेगा ना, इसी के पैरेलल ऐसे बनाना पड़ेगा। देखो, ये वाला भी बड़ा हो गया, दोनों बड़े हो गए। इसको छोटा करोगे, इसको अगर ऐसे छोटा कर दिया 90 से कम, तो ये वाला भी मिट करके यहाँ पे 90 से कम, लेकिन ये और ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये दिमाग में रखने के लिए। एंड इसका और इसका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, कैसे? और देखते हैं। किसी बच्चे को ऑलरेडी आता है तो स्किप कर सकता है,
मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, ऐसे दिमाग में रखेंगे हमेशा, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो। मुझे पता है ये वाला लाइन पैरेलल है ना जी? तो ये देखो, ये वाला लाइन, ये वाला एंगल अगर थीटा है, ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। डन। सिमिलरली ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल होता है। ये देखो, इसको ऐसे ऐसे आगे की तरफ कर दो। अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा, ये वाला भी थीटा। तो देखो हो गया ना, अपोजिट एंगल बराबर। ये थीटा, ये वाला भी थीटा, अपोजिट एंगल बराबर। यही नहीं, अगर ये थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो देखो इन दोनों को जोड़ करके देख लो, 180 माइनस थीटा, ये वाला थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 180। तो देखो इन दोनों का एडिशन हमेशा 180 डिग्री होता है। ये अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होता है। उसी तरीके से तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, ये वाला कितना होगा? ये 180 माइनस थीटा। उसी तरीके से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया, ये 180 माइनस थीटा। देखो 180 माइनस थीटा, ये भी 180 माइनस थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा। तो अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं और ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। डन। तो जस्ट आपके नॉलेज पर्पज के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर 6.39, पहले देख लेते हैं 6.39 ये रहा। ओके, ABC and AMP are two right triangles. ABC एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है मुझे। AMP ये भी एक मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, बिल्कुल सही है, राइट एंगल एट B एंड M, जो कि B और M पे राइट एंगल। ठीक है जी। प्रूव दैट ट्रायंगल ABC ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है और AMP ये दोनों सिमिलर है। हम तो आसानी से प्रूव कर देंगे। एक एंगल तो ऑलरेडी मिल चुका है 90 डिग्री। तो देखो फिर से अगर कंफ्यूजन है, पहली बात कि अपना कंफ्यूजन, अपना विजुअलाइजेशन पावर इंप्रूव करना है आपने। आपने हमेशा दो ट्रायंगल को विजुअलाइज करना है। एक ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री, दूसरा में ये 90 डिग्री। एक एंगल तो ऐसे ही मिल गया मुझे, है ना? लेकिन अगर जब तक विजुअलाइजेशन इंप्रूव नहीं होती है तब तक आप ऐसे कर सकते हो, ए बी और यहाँ पे बना लिया सी, ये आपने 90 डिग्री रख दिया, लिख दिया ए बी सी। क्यों? आपको प्रूव ही तो ये करना है, ए बी सी इज सिमिलर टू ए एम पी। फिर ए एम पी भी बनाओ, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। ये हो गया ए, ये हो गया एम, ये हो गया पी, जिसमें ये वाला 90 डिग्री है। अब देखने में क्लैरिटी मिल रहा होगा ना? देखो एंगल बी और एंगल एम ये दोनों बराबर हो गए, तो मैं लिखूंगा एंगल बी इक्वल टू एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल तो मुझे बराबर मिल गया। अब किसी भी तरीके से एक एंगल और को बराबर ढूंढ लिया जाए तो मैं बोल दूंगा कि ये दोनों सिमिलर हैं बाई ए क्राइटेरिया। तो देखो बराबर ढूंढना क्या है, ये रहा एंगल ए, यहाँ पे भी तो एंगल ए है, ये तो कॉमन है दोनों में। ए बी सी और ए एम पी में ये वाला एंगल तो कॉमन है ना, तो अगर ये कुछ भी है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा है जी। मैं बोलूंगा एंगल ए इक्वल टू कॉमन। तो मैं बोलूंगा ये दोनों सिमिलर हैं बाई ए क्राइटेरिया। और क्या चाहिए? सी ए बाई पी ए, सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी, बी सी
बाई एम पी, हाँ बिल्कुल। अब अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो खुद देखो, सी ए, अच्छा पहले सिमिलर हो गए तो एक बार लिख दे कैसे सिमिलर हुए, ये भी पहले लिखना पड़ेगा ना, सीक्वेंस में लिख दिया जाए। सीक्वेंस में मैं ऐसे लिखूंगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर, तो कुछ भी लिख दूं, एम पी ए कुछ भी लिख दूं क्या ऐसे? नहीं, सीक्वेंस। यस, तो जहां पे ए एंगल, जो जो एंगल बराबर है उसको लिखना शुरू शुरू कर देते हैं, ए, और यहाँ पे भी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए। और कौन सा बराबर है? बी वाला एंगल 90 है, यहाँ पे भी एम वाला 90 है, तो बी के जगह पे आएगा एम। तो ए एम पी। और इसलिए पूछा भी था इसमें कि ट्रायंगल ए एम पी, इसमें इसने ये नहीं पूछा क्वेश्चन में कि पी एम ए, ये गलत हो जाता। अब जैसे ही मुझे ये पता चल गया तो देखो, आपको पता होगा ए बी, ये चीज़ हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि कैसे लिखेंगे, कि कौन सा साइड का रेशियो सेम होगा। ए बी बाई ए एम, बेसिकली ए बी बाई ए एम इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों सिमिलर है, बी सी बाई पी एम, बी सी बाई पी एम, कौन सा बी सी? ये रहा बी सी बाई पी एम इज इक्वल टू, तीसरा साइड क्या बच गया? ये वाला साइड ले लिया, ये वाला साइड ले लिया, तीसरा साइड बच गया ए सी बाई ए पी। और यहां से भी कर सकते थे, ए सी, लास्ट में तीसरा साइड लेने के लिए ऐसे ले लिया, ए और सी, तो ए और पी लिया, ए और पी, ये तरीका है। देखो अपने आप हो गया, सी ए मतलब ए सी, इसी को लिख दूं, सी ए बाई पी ए, सी ए बाई पी ए इक्वल टू बी सी बाई एम पी, यही प्रूफ करना था। हो गया, सिंपली था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। सी डी and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF, such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively। तो पहले तो बनाना पड़ेगा जी, सबसे पहले दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC, लिख दिया जाए ए बी सी ई एफ जी, ठीक है। तो बोलता है कि सी डी एंड जी एच, सी डी ओके एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। तो ए सी बी का बाइसेक्टर बनाओ। जैसे ही बोला बाइसेक्टर मतलब दोनों को बराबर बराबर हिस्से में बांटेगा, उसको बाइसेक्टर बोलते हैं। तो अगर ये थीटा तो ये वाला भी थीटा, लिख के छोड़ देते हैं, है ना। तो सी डी, ये पॉइंट डी है, और याद है कि सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर है। उसी तरीके से जी एच इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई जी एफ का बाइसेक्टर है जी एच। तो यहाँ पे भी बना देते हैं जी एच, तो बाइसेक्टर है, तो अगर इसको हम अल्फा बोलें तो ये भी अल्फा होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा होगा, आधे आधे में बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है, और इसका नाम दे दिया जाए जी एच। सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी, डी लाई करता है ए बी पे, एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल इतना रेस्पेक्टिवली, हाँ ठीक है, एफ ई पे लाई करता है, बढ़िया। इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई जी, अच्छा खुद ही दे रखा है कि ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी, याद रहे ई एफ जी के नहीं, ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई जी, शो दैट सी डी बाई जी एच, ये सब बता रहा है, ठीक है। ओके बढ़िया, तो पहले लिख लिया जाए, पहले हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर दिया हुआ है ट्रायंगल एफ ई जी,
जैसे ही ये बात मुझे पता चली कि ये दोनों सिमिलर है, मैं 3-4 पॉइंट तो ऐसे ही लिख दूंगा। क्या 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 पॉइंट, इससे मुझे क्या पता चल गया? एंगल ए एंगल एफ के बराबर, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। बी ई के बराबर, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। सी वाला एंगल जी वाले के बराबर, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी। इतना ही नहीं, मुझे ये भी पता है, मुझे ये पता है कि ए बी बाई एफ ई, ए बी बाई एफ ई इक्वल टू, ये वाला लिया बी सी बाई ई जी, बी सी बाई ई जी। देखो इसका कितना फायदा है कि मुझे फिगर देखने की जरूरत ही नहीं, मैं यहीं से देख करके सब कुछ बता रहा हूं। इस स्टेटमेंट से ही ए और सी ले लिया तो एफ और जी ले लेंगे, ए सी बाई एफ जी। यहीं से देख के मैंने ये 3-4 चीजें तो यूं ही लिख दी, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों सिमिलर है। अभी तक तो मैंने देखा भी नहीं कि आगे का क्वेश्चन क्या है। अब जब इतना चीज लिख दिया मैंने, अब समझूंगा कि आगे क्या क्वेश्चन है। बोल रहा है सी डी, सी से लेके डी तक ये वाला, ओके, बाई जी एच, ओके, इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी, इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी। ओके, तो क्या कर सकते हैं? देखो, अगर मैंने बोला ना यहाँ पे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, तो ये पूरा का पूरा, ये एंगल सी जितना भी होगा कितना होगा? थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा। तो ये जो एंगल जी है ये भी तो 2 थीटा होना चाहिए। तो इसलिए अब जो मैं पहले अल्फा अल्फा लिख रहा था, अब मैं इसको थीटा और थीटा लिख दूंगा। ठीक है जी। तो मुझे इतना पता चल गया कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और ये वाला जो लाइन है ये बाइसेक्ट करता है, इसलिए मैंने थीटा थीटा लिख दिया, यहाँ पे भी थीटा थीटा है। डन। मुझे प्रूफ क्या करना है, एक साइड में लिख लेते हैं, टू प्रूफ सी डी, मतलब इसका ये बीच वाला लाइन सी डी बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी बाई ई जी, ए सी बाई एफ जी, सॉरी, ए सी बाई एफ जी, ए सी बाई एफ जी। ठीक है। दूसरी चीज, हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि जो एंगल ए है ये किसके बराबर है? एंगल एफ के। तो अगर ये एंगल फाई है तो इसको भी फाई लिख दिया जाए। डन। अब खुद देख लो, ट्रायंगल, दूसरे उसमें लिखते हैं, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी सी, ये देखो ए डी सी, इस वाले ट्रायंगल में देखो, एंड ट्रायंगल एफ एच जी, एफ एच जी, देखो तो जरा क्या है, ए डी सी और एफ एच जी, ये वाला थीटा, ये वाला थीटा, ये वाला फाइव, ये वाला फाइव। तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बाई ए ए सिमिलैरिटी। अच्छा, सिमिलर लिखते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, ए के जगह पे मुझे क्या लिखना है? एफ। ए के जगह पे मैंने एफ लिख दिया है, ठीक है। और कौन कौन से बराबर है? ये जो पॉइंट सी है ये वाला, ये जी के बराबर है। क्या लिखा है मैंने? हाँ, सी के जगह पे मैंने जी लिख दिया है, तो डी के जगह पे एच होगा। ये बिल्कुल सही सीक्वेंस मैंने सही लिखा है। तो ये मैंने पता कर लिया कि ये सिमिलर है बाई ए क्राइटेरिया। ए कैसे मिला? ये वाला फाई, ये फाई था, ये भी फाई, ये थीटा, ये थीटा, तो ऐसे मैंने सिमिलैरिटी लिख दी। अब जैसे ही मैंने सिमिलैरिटी लिखी, मुझे फायदा क्या हुआ? देखो, डी सी, क्योंकि मुझे सी डी वाला चीज प्रूव करना था, तो डी सी बाई एच जी, मैं लिखूंगा डी सी बाई एच जी इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी। हो गया प्रूफ, ए सी बाई एफ जी। हाँ, इसको इक्वल टू ये भी लिख सकते हो, इक्वल टू ए डी बाई एफ एच,
ए डी बाई एफ एच, बट इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं लिखा था। डन। तो ये वाला अपना पहला वाला पार्ट हो गया, और देख लेते हैं। और क्या है? ट्रायंगल डी सी बी, डी सी बी ये वाला, ओके, इज सिमिलर टू एच जी ई। एच जी बिल्कुल होगा, क्योंकि ये भी तो है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो अगर इसको अल्फा माना जाए तो ये वाला अल्फा है। अब मिला लो, ट्रायंगल बी डी बी सी, क्या लिखा है, डी सी बी, डी सी बी ये वाला ट्रायंगल देखो, इसमें ये अल्फा ये थीटा, और इस वाले ट्रायंगल को देखो, एच जी ई, इसमें ये अल्फा ये थीटा। तो मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई बाई ए क्राइटेरिया, क्योंकि ये भी अल्फा यहाँ पे, ये भी अल्फा, एक एंगल मिल गया, दूसरा थीटा, ये लो दूसरा भी थीटा। तो देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम के अंदर लिख देने से, ये सारी चीजें एनालाइज कर लेने से कितनी सहूलियत होगी मुझे। मैंने इसको एनालिसिस किया कि दोनों सिमिलर दिए हुए, तो मैंने ये तीनों चीजें लिख दी फटाफट, और डायग्राम के अंदर ही कुछ कुछ बना दिया। तो इससे मुझे खुद सहूलियत मिल गया, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। सिमिलरली डी सी ए, डी सी ए ये वाला इज सिमिलर टू एच जी एफ, एच जी एफ। शायद अभी अभी हमने यही तो प्रूव किया है, डी सी ए, इसमें देखो ये फाई था ये थीटा था, ये फाई ये थीटा। ठीक है जी। सो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जो भी है ना आसान हो जाता है अगर आप प्रोसीजर को फॉलो करते हो। ठीक है। सो और भी जो क्वेश्चंस हैं वो आगे के क्लासेस में बनाएंगे। ओके, बाय, टेक केयर।